मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देख रहे हैं न्याय ज्ञान। आपको आज के हमारे थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम सीपीसी का कौन-सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी आर प्रेजेंटिंग सेक्शन 10 ऑफ दिस सीपीसी व्हिच इज़ स्टे ऑफ सूट और इसको हम जो है फेमसली डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस के नाम से भी जानते हैं या फिर हम इसे रेस सबजुडिस भी कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की हम अपनी टू डू लिस्ट एक बार चेकआउट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस बताऊँगा कि व्हाट इज़ द पॉलिसी बिहाइंड कि हमारे लेजिस्लेशन ने ये ज़रूरी समझा कि एक सेक्शन 10 में हमें रेस सब्जुडिस को इंसर्ट करना चाहिए। सेकंडली, रेस सब्जुडिस के लिए क्या ज़रूरी है और उसके क्या इंग्रीडिएंट्स हैं ताकि वो एक सब्सीक्वेंट सूट में जो है उसका जो है उसमें रेस सब्जुडिस अप्लाई कर सके। एंड थर्डली कि क्या जो रेस सब्जुडिस है दैट इज़ सेक्शन 10 क्या वो एक मैंडेटरी है या वो एक एब्सोल्यूटली है और क्या वो डिस्क्रिशनरी है। देन हम इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेंगे कि व्हाट इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच कि कोर्ट को कैसे जो है मतलब कि जैसे आपको अगर कोई कोर्ट जा रहा है सो अगर किसी का भी एक सिविल सूट है सो व्हाट शुड बी द प्रैक्टिकल अप्रोच कि आप ऑब्जेक्शन या फिर क्या कोर्ट खुद से भी रेस सब्जुडिस लगा सकता है या फिर पार्टी जब भी ऑब्जेक्ट करेगी तभी जो है रेस सब्जुडिस लग सकता है। इसका भी आज हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेंगे। सो मेनली जो ये वीडियो होने वाला है ये लॉ ग्रेजुएट्स प्लस जो कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि अपने एंड सेमेस्टर्स एग्जाम्स की या फिर जिन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करूँगा ये स्टूडेंट ओरिएंटेड हो ताकि जो स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अपीयर कर रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में जो है उसको इनकलकेट कर सके अपने आंसर शीट्स में। आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। चलिए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पहले टॉपिक में जाने से पहले हमें जो है रेस सब्जुडिस की मीनिंग को समझना होगा क्योंकि जब हम रेस सब्जुडिस की मीनिंग को समझेंगे तभी हम इसकी पॉलिसी को भी समझ पाएंगे। देखिए, जब मैंने रेस जुडिकाटा का वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कुछ सर्टेनिटी की बात की थी और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अगर आपको रेस जुडिकाटा के बारे में समझना है तो उसका ऑलरेडी जो है हमारी टीम ने उस पे एक वीडियो बना दिया है। प्लीज़ आप उसको जाके चेकआउट करिए। नाउ रेस सब्जुडिस का जो मीनिंग होता है दैट इज अ लीगल मैटर और अ मैटर अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन। देखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि अगर ए और बी का एक सूट है, वो एक चल रहा है सूट, दैट इज दिस सूट इज पेंडिंग। सो अब इस सूट में क्या जुडिशियल कंसिडरेशन हो सकता है? लेट्स से जो सूट ए ने फाइल किया है, इसने जो सूट फाइल किया है वो एक घर को लेके किया है। ये जो घर है ये ए को जो है इंटरस्टेट सक्सेशन से मिला है जो कि इसका मैटर इन इशू भी होगा। और जो बी है ये यहाँ पे क्लेम करता है कि ये जो घर है ये इसको थ्रू सेल एंड परचेज से मिला है। दैट इज ये जो ए के फादर थे, ए के फादर ने ये जो घर है ये जो है बी को बेच कर गए थे। अब यही मीनिंग जो है आपकी निकल के आ रही है कि अ मैटर अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन दैट इज द मैटर इन इशू व्हिच इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेस सब जुडिस। अब अगर आप बेयर एक्ट को देखेंगे बेयर एक्ट में इन्होंने लिख रखा है सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। इन्होंने कहीं पे भी जो है रेस सब जुडिस की बात नहीं की है बट इसको हम पैरेलली जो है रेस सब जुडिस ही बोलते हैं। आप ये कभी जो एग्जाम्स होंगे एग्जाम्स में आप ये जरूर पॉइंट लिखिएगा कि जो स्टे ऑफ सूट है ये पैरेलल इसे हम रेस सब जुडिस इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टे ऑफ सूट का जो एक नॉर्मल लिटरल मीनिंग निकलता है वो ये निकलता है कि किसी भी बात पे रोक लगा देना।
और रेस सब जुडिस का भी जो एक लिटरल एंड प्लेन मीनिंग निकलता है वो यही निकलता है कि जो सूट है उसके अंदर कुछ जुडिशियल कंसिडरेशन है, कुछ मैटर्स। तो अगर एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल होता है तो उस सूट पे भी जो है रेस सब जुडिस लग जाएगा, दैट इज कि उस बात पे भी रोक लगा दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो है एक प्रीवियस सूट फाइल हो चुका है। अब हम अगर जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की बात करते हैं, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस। सो जो इसका पहला जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस निकलता है, दैट इज ए प्रिवेंटिंग ऑफ, या फिर मैं यहाँ पे इंग्लिश अपनी गलत कर दिया, प्रिवेंशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे ए ने एक सूट फाइल किया था इस घर को लेके अगेंस्ट बी, ये जो घर है ये बी से मुझे वापस चाहिए। So, in simple meaning, A has filed a suit for recovery of possession of an immovable property. Now, in this, A says he has got the house through interstate succession. And suppose ये जो सूट है ये फाइल होता है भोपाल कोर्ट में, भोपाल के किसी एक कोर्ट में ये फाइल होता है। अब ये सूट अभी भी पेंडिंग है। ओके, नाउ अब ये ए है, एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है। अगेन A has filed a suit against B for recovery of possession of an immovable property through interstate succession. अब हम ये बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी जहां पे सिचुएटेड है इसका ना जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन आई थिंक 17 इस चीज के बारे में बोलता है। और अगर मैं इसी चीज को एक बार कंफर्म कर लूं, सो यस, it is section 17 कि where the suits for immovable property situate within jurisdiction of different court. So let's say ये एक ऐसी जगह पे है जहां पर इंदौर कोर्ट का भी jurisdiction है। तो इस केस में अगर ये जो सूट है दैट इज सूट नंबर 1, अगर ये सूट जो है डिसाइड हो जाता है और ये सूट अगर डिसमिस हो जाता है एंड जो ये सेकंड सूट है ये ए के फेवर में डिक्रीड हो जाता है, देन हमारे पास दो कोर्ट्स की दो डिफरेंट जजमेंट आ चुकी है। दैट इज भोपाल कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो घर है ना ये आपको इंटरस्टेट सक्सेशन से नहीं मिल रहा है, आप इसके मालिक नहीं है, इस घर के आपका कोई टाइटल और ओनरशिप नहीं है। पर इंदौर का कोर्ट कहता है कि जी आपका घर तो इंटरस्टेट सक्सेशन से आपको मिल चुका है और आप ही इस घर के मालिक हो। सो अगर सेक्शन 10 नहीं होता तो हमारे पास दो डिफरेंट जजमेंट्स आ चुकी होती। इसीलिए सेक्शन 10 को लाने का पर्पस यही था कि जो है ए ने ऑलरेडी एक सूट फाइल किया है भोपाल कोर्ट में, तो इंदौर की कोर्ट को पता तो नहीं चलेगा ना कि भाई जो ए है उसने ऑलरेडी भोपाल की कोर्ट में एक सूट फाइल किया है। सो इसीलिए जो है ये सेक्शन 10 का यूज बी करेगा और बी कहेगा कि सर इस सूट पे तो रेस्ट सब जुडिस लगेगा और ये जो सूट है इस पे स्टे लग जाएगा। This is the jurisprudential essence, that is of the first jurisprudential essence, that is the prevention of conflicting of judgments, ताकि दो डिफरेंट कोर्ट्स की जो है या फिर एक कोर्ट की दो जजमेंट्स ना आ पाए। इसीलिए जो है ये सेक्शन 10 का एक पहला जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है। नाउ अगर हम इसी के साथ साथ एक और चले जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस पे,
So second is to prevent the wastage of time and money. देखिए मैंने इसमें लिखा है कि भाई अगर दो डिफरेंट कोर्ट लाइक भोपाल कोर्ट विथ सेम एग्जांपल हम चल रहे हैं, सो भोपाल कोर्ट और इंदौर कोर्ट अगर इसी सेम सूट को डिसाइड करेंगी तो इनका ना मतलब कि ये जो इंदौर कोर्ट है, स्पेशली इंदौर कोर्ट का एक तो टाइम वेस्ट होगा या फिर भोपाल कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि जिसका जजमेंट पहले आएगा वो रेस जुडिकाटा लग जाएगा उस सेकंड सूट पे। मतलब कि अगर इंदौर कोर्ट का पहले जजमेंट आ गया तो भोपाल कोर्ट पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा, और अगर इंदौर कोर्ट या अगर भोपाल कोर्ट का पहले जजमेंट आ गया तो इंदौर कोर्ट पे रेस जुडिकाटा लग जाएगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंदौर कोर्ट अगर डिसाइड कर दिया तो इसके पीछे एक लॉजिक है। पर आप इसको ये समझिए कि टाइम वेस्ट ना हो भोपाल कोर्ट का, ना टाइम वेस्ट हो हमारे इंदौर के कोर्ट का। सो इसीलिए जो है हमने जो है सेक्शन 10 जो है लेजिस्लेचर ने इंसर्ट किया है एज अ स्टे ऑफ सूट। सेकेंडली जो मैं इसमें मनी की बात कर रहा हूँ, देखिए मनी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो मनी इन्वॉल्व है, एक तो ये मनी इन्वॉल्व है ऑफ पार्टीज। सो स्पेशली बी का ही तो पैसा फंस रहा है ना, क्योंकि वही तो डिफेंडेंट है। उसका आना जाना, ठीक है, इंदौर कोर्ट दिन भर इधर उधर रहना, ठीक है, पेशी में जाना, रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करना। सो इसका पैसा तो लगेगा, वकील को फीस देना। एंड सेकेंडली जो यहाँ पे मनी है वो है टैक्स पेयर्स का, या फिर जो पार्टीज कोर्ट फीस देती हैं उससे भी। सो कहीं ना कहीं तो पब्लिक मनी भी तो इसमें इन्वॉल्व है। सो जब पब्लिक मनी भी तो इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक पर्पस है कि भाई पार्टीज का पैसा भी बचे, कोर्ट का भी पैसा बचे, यानी कोर्ट का पैसा बचे इन द सेंस कि सरकार का पैसा बचे, स्पेशली क्योंकि स्टाफ को जो पेमेंट जानी है वो। और अगर इंदौर की कोर्ट में ही ये दिन भर सूट चलता रहेगा तो इंदौर के कोर्ट का जो स्टाफ उस पे काम करेगा, ठीक है, समन जाएगा। देन अगर कमिश्नर इशू होता है तो कमिश्नर का जो खर्चा पानी होगा वो भी तो कोर्ट देगा ना। और अगर पार्टी देती है तो ठीक है, वरना कोर्ट को ही देना पड़ेगा। सो ऑल फॉर दोज थिंग्स, ये भी एक पर्पस है कि टाइम एंड मनी को प्रोटेक्ट करना या फिर उसको अननेसेसरी वेस्टेज से उसको बचाना। देन आप कह सकते हैं कि एक और इसका निकल के आता है jurisprudential essence, that is fairness to litigant. लिटिगेंट्स या फिर लिटिगेशंस लाइक इसका जो एक पॉइंट, इसके जो दो पॉइंटर्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज फर्स्टली कि जो हैरेसमेंट होगा पार्टीज का मल्टीपल लिटिगेशन से वो नहीं होना चाहिए। दैट इज हैरेसमेंट थ्रू मल्टीपल लिटिगेशंस। एंड सेकेंडली जो मैंने कन्फ्लिक्टिंग ऑफ जजमेंट को लेके कहा, सो द इनकंसिस्टेंट obligation arising from different decrees. So this is our the jurisprudential essence of section 10. अब हम अपने सेकंड जो जो है टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ingredients of section 10. So the first ingredient is the court shall not proceed with trial
फर्स्ट। सेकंड, द मैटर इन इशू, यानी कि जो बेयर एक्ट में लिखा है दैट इज मैटर विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, तो इसी को मैं शॉर्ट में लिखता हूं, मैटर इन इशू शुड बी द सेम। थर्ड, between the same, fourth, between the same parties and या फिर और parties under whom or them claim। Fifth, title should be same। Sixth, that is former court was competent to grant relief claimed। These are the ingredients of section 10। अब ब- यहाँ पे अब हम एक बार वेयर एक्ट को रीड करते हैं। सो वेयर एक्ट को रीड करते वक्त आपको ये दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद ट्रायल। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, ये रेस जुडिकाटा में भी लिखा है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड, बट यहाँ पर एक चीज का डिफरेंस है, दैट इज विद द ट्रायल। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी कोर्ट जो है वो ट्रायल नहीं करेगी, मतलब कि प्रोसीड नहीं करेगी ट्रायल से। और वहीं पे अगर आप सेक्शन 11 को पढ़ते हो तो सेक्शन 11 में जो टर्म यूज है वो यूज है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू। यहाँ पे जो प्रोसीड लिखा हुआ है, सो प्रोसीड का मतलब है आप केस चलाओगे नहीं, और सेक्शन 11 में ये लिखा है कि नो कोर्ट शैल ट्राई। सो मीनिंग ऑफ जो ट्राई है क्या निकल के आएगा यहाँ पे, देखिए मैंने ये बता दिया है कि जो ट्राई का मीनिंग है वो सेक्शन 11 में जो है कोर्ट को डिक्लेयर कर रहा है इनकॉम्पिटेंट इन सेक्शन 11। और जो प्रोसीड का मीनिंग आ रहा है, प्रोसीड का मीनिंग इन सेक्शन 10 निकल रहा है स्टे, यानी कि नो कोर्ट शैल, मतलब कि कोई भी कोर्ट जो है आगे नहीं बढ़ेगी, स्टे करेगी उसे उस चीज को। सो द सब्सिक्वेंट कोर्ट विल स्टे द ट्रायल, ये मीनिंग निकल के आ रहा है प्रोसीड का, कि नो कोर्ट प्रोसीड दैट द कोर्ट विल स्टे द ट्रायल of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की है, वो चीज ये है कि अगर मैं इसी को एग्जांपल के थ्रू लूं तो अगर आप सेक्शन 11 देखोगे, सेक्शन 11 में इशू भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे इशू नहीं लिखा है। सो वो मेरा एक नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि अगर कहीं भी किसी सूट में, अगर एक सब्सिक्वेंट सूट में अगर इश्यूज डिफरेंट हैं, कुछ इशू सेम है और कुछ इशू डिफरेंट हैं, तो क्या रेस जुडिस लगेगा, वो देखने वाली बात है। अब ये वाला हमारा इंग्रेडिएंट तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीड का मतलब होता है कि स्टे ऑफ ट्रायल एज पर सेक्शन 10। अब मैटर इन इशू सेम, देखिए इसका एग्जांपल आप समझिए, मैटर इन इशू सेम, हमने ये भी पढ़ा ना बेयर एक्ट में भी कि मैटर इन इशू, द मैटर विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इज सेम इन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। सो इसका आप एग्जांपल समझो कि ए हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे ए का जो मैटर इन इशू है ये इंटरस्टेट सक्सेशन है फर्स्ट।
अब जो ए है ये फिर से एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है और ये सूट पेंडिंग है। A has again filed a suit against B for recovery of possession of immovable property for interstate or on the basis of interstate succession। अब यहाँ पे अगर आप मैटर इन इशू देखोगे, सो मैटर इन इशू इन दोनों केसेस में इंटरस्टेट सक्सेशन है। सो ये भी जो इंग्रेडिएंट है ये होना ही होना चाहिए। That is why they have used the term that matter which is directly and substantially in issue is same which is also same in the previously instituted suit। Now the third is between the same parties इन तीनों को, that is the essential 3 4, हम इनको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। So आप इसका एग्जांपल देखना, between the same parties or under whom or they claim। देखिए मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने रेस जुडिकाटा के वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बट इसका मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा बिटवीन द सेम पार्टीज का। देखिए ए और बी ये लोग एक सूट फाइल करते हैं, वही सेम एग्जांपल रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे इंटरस्टेट सक्सेशन बोलते हैं ए। अब ये ए पैरेलल में एक और सूट फाइल करते हैं अगेंस्ट बी और यहाँ पे भी इंटरस्टेट सक्सेशन बोलते हैं। सो ये हो गया बिटवीन द सेम पार्टीज। अब अंडर whom और दे क्लेम, अब हाँ एक और चीज, बिटवीन द सेम पार्टीज में को प्लेंटिव भी आता है। दैट इज अगर ए और सी ने एक सूट फाइल किया था बी के अगेंस्ट पे तो ये भी बिटवीन द सेम पार्टीज होगा। और अगर ए सूट फाइल करता है जो है बी और सी के अगेंस्ट पे, सो यहाँ पर ये लोग भी बिटवीन द सेम पार्टीज ही कहलाए जाएंगे और ये सब लोग बिटवीन द सेम पार्टीज होंगे हमारे एग्जाम्पल में। अब अंडर whom और दे क्लेम का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी का एक सूट था, ठीक है, सेम। अब हम ये बोलते हैं ए की यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि हालांकि एज पर ऑर्डर 22 यहाँ पर जो है बेसिकली एक अगर जो सूट है अगर उसका राइट टू सू सर्वाइव करता है, सो हम यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में और यहाँ पर हम एल के एल आर्स को इम्प्लीड करते हैं, मतलब कि एल जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ए के, हम उनको इस सूट में लाते हैं। सो बेसिकली एल आर्स को ही एक सब्सटीट्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज। अब हम ये कहते हैं कि ये लोग नहीं करते हैं और ये पेंडिंग होता है। अब ए का एक बेटा रहता है एएस, ठीक है, ए का बेटा सूट फाइल कर देता है बी के अगेंस्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पर जो है रेस्ट सब जुडिस लग जाएगा क्योंकि ये जो ए है, ठीक, ये जो है एएस का फादर है और जो एएस भी इस प्रॉपर्टी को सक्सेशन के थ्रू क्लेम कर रहा है, इंटरस्टेट सक्सेशन के थ्रू। सो ये जो राइट है ना एएस को, ये अभी कहाँ से डिराइव कर रहा है, थ्रू ए ही तो कर रहा है। सो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ अंडर whom और दे क्लेम, है ना। और अगर यही डिफेंडेंट के पर्पज से ले लें कि मान लो बी का जो है एक बेटा है दैट इज बीएस। सो यहाँ पे बीएस भी तो ये सूट या फिर ये जो राइट पा रहा है ये भी तो थ्रू बी ही पा रहा है। सो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ अंडर whom और दे क्लेम। अब द टाइटल शुड बी द सेम, दैट इज प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट का फॉर्मर सूट में जो टाइटल है that should be also same in the subsequent suit also। Example,
इसका एग्जांपल लेते हैं अगर काहे का, टाइटल का। सो आपको बता दूं, टाइटल का मीनिंग होता है दैट कि आपका उस प्रॉपर्टी के साथ रिलेशनशिप क्या है। ओके, दैट इज दैट व्हाट इज योर लीगल कैपेसिटी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीगल कैपेसिटी और लीगल रिलेशनशिप विद द सब्जेक्ट मैटर। ओके, अब जो एग्जाम्पल ये है कि ए सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट पे, रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो घर है, ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। ए बोलता है मेरा इंटरस्टेट सक्सेशन है इस फर्स्ट सूट में, इंटरस्टेट सक्सेशन। अब ए बोलता है कि मेरे को घर ना इंटरस्टेट सक्सेशन से मिला है, सो मेरा यहाँ पे जो टाइटल है वो ओनरशिप है। और ये जो बी है, बी तो बोलता है कि सेल एंड परचेज से मिला है मुझे, तो इसमें इसका टाइटल ओनरशिप ही ये बोलता है, दैट इज द टाइटल। यही सेम सूट जो है बी फिर से फाइल करता है, और ये अभी पेंडिंग है ये वाला सूट, द फर्स्ट सूट इज पेंडिंग। ये जो ए है ये फिर से एक सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी फॉर सेम प्रॉपर्टी, द मैटर इन इशू इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, द टाइटल इज ऑल्सो सेम, दैट इज ओनरशिप। सो यहाँ पर यही तो कह रहा है कि भाई तुम्हारा ना दोनों सूट में, यानी कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में तुम्हारा टाइटल भी सेम रहना चाहिए, तभी सब्सिक्वेंट सूट पे रेस्ट ऑफ जूडिस लगेगा, मतलब कि सब्सिक्वेंट सूट स्टे होगा। सो दिस इज दी टाइटल शुड बी सेम। एंड सिक्स्थ जो हमारा है, दैट इज फॉर्मर कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ क्लेम। अब ये एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझने के लिए देखिए। सिक्स्थ है, द फॉर्मर कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड। अब मान लेते हैं जो पहला सूट फाइल करता है ए बी के अगेंस्ट पे, ठीक है, ये फाइल करता है फैमिली कोर्ट में, ठीक, सब कुछ सेम है इसका, ठीक है, ओनरशिप दोनों का सेम है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनरशिप सेम, किसका, ए और बी का, ठीक है। मैटर इन इशू भी प्रीवियस एग्जांपल का इंटरस्टेट सक्सेशन भी दोनों का सेम है, मतलब कि ए का इंटरस्टेट सक्सेशन, बी का सेल एंड परचेज। मैटर इन इशू भी बोथ सेम, ठीक, पार्टीज सेम। अब ए जाता है कहाँ, ए हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी फॉर सेम, एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, ठीक है, फिर से एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल करता है, और अब ये फाइल करता है कहाँ, सिविल जज साहब के यहाँ, ठीक है, सिविल कोर्ट में ये फाइल करता है। अब फैमिली कोर्ट जो है वो डील करता है किससे, मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एंड फैमिली डिस्प्यूट। अगर आप फैमिली कोर्ट एक्ट देखेंगे, सो फैमिली कोर्ट एक्ट में जो है जुरिस्डिक्शन को स्पेशली डील किया गया है कि फैमिली कोर्ट के पास क्या क्या जुरिस्डिक्शन होगा। सो ये यही कह रहा है कि फॉर्मर कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि जो पार्टी ने अब ये रिलीफ क्लेम किया है, रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक, तो भैया फैमिली कोर्ट तो ये सूट सुन भी तो नहीं सकता, क्योंकि भाई फैमिली कोर्ट तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट
जो है सुनता है, फैमिली डिस्प्यूट सुनता है, भाई वो तो इस सूट को सुन ही नहीं सकता है, तो वो रिलीफ भी तो नहीं दे सकता। सो इसीलिए जो है ये लिखा हुआ है कि द फॉर्मर कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड। इसीलिए हमारे इस सेकंड सब्सिक्वेंट सूट में रेस सब्जुडिस नहीं लगेगा। अब सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जहां पे रेस सब्जुडिस लग जाएगा, किस पे, इस सूट पे, और वो ये है कि अगर जो ए ने पहला सूट फाइल किया था ना, यहीं पे मैं बताता हूँ कि ये जो ए है इसने जो पहला सूट फाइल किया था, अगर ये फाइल हो जाता सिविल जज साहब के यहाँ, सिविल कोर्ट में अगर फाइल हो जाता, ठीक है, जिनके पास जुरिस्डिक्शन है जो है इस सूट को सुनने का, देन इस सब्सिक्वेंट सूट पे जो है रेस्ट सब जूड्स लग जाता। क्यों? क्योंकि अब ये जो तुमने ना, ए ने ये जो रिकवरी ऑपोजिशन की रिलीफ मांगी है, अब जो है सिविल जज साहब जो है इसको देने के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट है। सो दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉर्मर कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड। तो इसी के साथ ना हमारे एसेंशियल्स हो गए। अब आते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पे, दैट इज कि इट इज मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। अब देखिए, अगर आप बेयर एक्ट के थ्रू जाएंगे तो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन है, यानी कि कोर्ट को स्टे करना ही करना पड़ेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग, और यहाँ तक कि बहुत से जो रिनाउंड टीचर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में रिनाउंड टीचर्स के अकॉर्डिंग जो है ये जो रिलीफ है या या फिर ये जो प्रोसीजर है ये डिस्क्रिशनरी है। अब डिस्क्रिशनरी कैसे है, और आपको याद होगा तो मैंने जो एग्जांपल बताया था, कौन सा, ये वाला, ये एग्जांपल कि कन्फ्लिक्टिंग ऑफ जजमेंट्स या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम, ये वाला जो एग्जांपल था आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इंदौर की कोर्ट अगर दे देगी डिसीजन, ये वाला कि अगर इंदौर की कोर्ट ने डिक्रीट कर दिया, इसने डिसमिस कर दिया, तो कैसे दो कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर इसको डिस्कस करने के लिए ये रहा कि इट इज डिस्क्रिशनरी। देखिए, अगर ए एक सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट पे, और ये यहाँ पे इंटर स्टेट सक्सेशन फाइल करता है अगर, तो क्या होगा, तो ये सूट तो चलता रहेगा, ठीक। पर यहीं पे एक सब्सिक्वेंट सूट अगर फाइल हो जाए, ये फिर से एक सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर दे, और यहाँ पर ये इंटर स्टेट सक्सेशन तो मांगे ही मांगे, प्लस ये यहाँ पे रेस क्या कर दे, विल, या फिर सेल और परचेज, ठीक है, या फिर गिफ्ट, या फिर एक्सचेंज, या फिर एडवर्स पोजेशन। सो अब पहले सूट में सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट सक्सेशन ही मैटर इन इशू है, और दूसरे सूट में इंटरस्टेट तो है ही है भाई, साथ ही साथ ए ने विल भी बोला कि मेरे पास विल है। ए बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ये घर खरीद जो है मैंने अपने पिताजी से ही खरीदा है, या फिर बोल दे कि नहीं नहीं, मेरे पापा जी ने तो मुझे गिफ्ट दिया था। एक्सचेंज, कि मैंने, मेरी एक और प्रॉपर्टी थी, मैंने उसके में एक्सचेंज किया था। या फिर एडवर्स पोजीशन। अब देखिए, एडवर्स पोजीशन डायरेक्टली इसमें नहीं लग रहा है, बट इन सिनेरियो अगर एडवर्स पोजीशन भी कर देता है, देन अब यहाँ पे रेस्ट सब जुडिस नहीं लगेगा, क्योंकि जो मैटर इन इशू है, और या फिर ये जो इश्यूज हैं, ये क्या हो चुके हैं, ये डिफरेंट हैं फ्रॉम दी फर्स्ट सूट। ओके, सो इसीलिए जो है ये अपने आप में डिस्क्रिशनरी बन जाता है, क्योंकि
हम सिंपली ए को ये भी तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना इस सूट में कि तुम एक काम करो, तुम्हारा तो ना जितना भी कॉज ऑफ एक्शन है ये बी के ही अगेंस्ट है, तो तुम ऑर्डर 2 रूल 3 के अकॉर्डिंग तुम अपने जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन जो है सारा का सारा एक इसी सूट में लगा दो। बट यहाँ पे अब डिस्क्रिशन रहेगा कोर्ट के पास कि वेदर ही वांट द सब्सिक्वेंट सूट टू बी स्टेड और वांट टू कंटिन्यू द सूट। सो इसका एक केस था ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज Aspi Jal and another versus Khushru Rustam, Daddy Burza, 2013 सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि दैट द रियल टेस्ट फॉर रेस सब जुडिस इज इफ इन द फॉर्मर सूट, अगर जो फॉर्मर सूट है अगर वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो जाता है देन, और अगर वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो गया तो जो सब्सिक्वेंट सूट है दैट इज, अगर इस एग्जांपल में ये जो ए है इस ए का ये सूट हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो जाता है देन इट वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन सब्सिक्वेंट सूट, देन ओनली इस सब्सिक्वेंट सूट पे रेस सब जुडिस अप्लाई करेगा। इसीलिए जो है इस केस का यही इम्प्लीकेशन है कि भाई अगर फॉर्मर सूट जो है अपने आप में इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि अगर वो सूट एकदम से डिसाइड हो गया और जो सब्सिक्वेंट सूट है और वो सब्सिक्वेंट सूट पे जो है अगर वो डिसाइड हो गया दैट इज, अगर फॉर्मर सूट इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि अगर वो डिसाइड हो गया ना एविडेंसेस को रिकॉर्ड करके मेरिट्स ऑफ द सूट पे वो रिकॉर्ड हो गया, तो वो सब्सिक्वेंट सूट ये जो फाइल हुआ है ना इस पे ये रेस जुडिकाटा ऑपरेट कर देगा। सिर्फ तभी और तभी रेस सब जुडिस लगेगा एक सब्सिक्वेंट सूट पे, वरना नहीं लगेगा। और ये कोर्ट का एक डिस्क्रिशनरी पावर होगा। अब ये हो गया हमारा whether it is mandatory or discretionary. So, as per this case law, the Honorable Supreme Court held that, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, if the former suit was heard and finally decided, it would apply as res judicata upon the subsequent suit. Then, in the present suit, that is हमारे एग्जाम्पल में सूट नंबर 2, ठीक है, इट विल, या फिर ये कहेंगे कि अपॉन इट वुड अप्लाई a res judicata on the subsequent suit, then in the present suit, that is, the if the former suit is pending, then it will apply as res sub judice in this case। यानी कि अगर फॉर्मर सूट हर्ड एंड फाइनली डिसाइड हो गया तो वो अप्लाई करेगा रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट में, देन जो प्रेजेंट सूट है वो ऑपरेट करेगा एज अ आरजे एंड the present suit, that is the subsequent suit, will be stayed। That is the implication of this case law which is decided by the Honorable Supreme Court। अब इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच देखिए। प्रैक्टिकल अप्रोच में एक सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल अप्रोच में जो डिफेंडेंट होगा उसकी ही ड्यूटी होगी कि वो ऑब्जेक्शन रेज करे, क्योंकि कोर्ट्स को इनहेरेंटली ये नहीं पता होता कि कोई और भी सूट एक फाइल हो सकता है। जस्ट लाइक द एग्जांपल्स आई हैव गिवन इन रेस जुडिकाटा,
So the same principle will also apply upon this, that it will be the duty of the party to object that already a suit has been filed and in which it is so comprehensive that it would operate as res judicata. So the subsequent suit which has been filed by the plaintiff will operate as res sub judice. So this is the practical of the court approach and the duty of the party to raise the objection as to the res sub judice. Now, अब इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या ये कहता है कि भैया देखो, अगर मतलब कि मान लो ए ने एक सूट फाइल किया है बी के अगेंस्ट पे, कहाँ पे, मान लेते हैं थाईलैंड, ठीक। और ये जो बी है, बी आता है इंडिया, और ये दोनों इंडियन है, ए भी दोनों इंडियन है। बी आता है इंडिया और ये दिल्ली में एक सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट ए फॉर द सेम थिंग, ठीक है। मतलब कि चलो फॉर द डेफेमेशन करता है, या फिर ए हैज फाइल्ड अ सूट फॉर नेग्लिजेंस टॉर्ट, या फिर कुछ भी होता है, पार्टीज के बीच में एक सूट फाइल होता है, उसका एग्जांपल मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम ये मानते हैं कि ए हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी इन थाईलैंड एंड बी हैज फाइल्ड अ सूट इन दिल्ली। नाउ दिस थाईलैंड कोर्ट, इट इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or by the central government. So it will be a what? Foreign court. So explanation ये कह रहा है कि भैया देखो, अगर कोई भी फॉरेन कोर्ट में जो सूट है, अगर वो है पेंडिंग, तो रेस सब जुडिस का प्रिंसिपल इंडियन कोर्ट पे नहीं अप्लाई करेगा। That if there is a pendency of a suit in a foreign court, then the courts in India, they will not be bound by the principle of res sub judice. अब इसकी पॉलिसी है, देखिए, ये जो पॉलिसी है इसकी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली इसकी अगर मैं पॉलिसी बोलूं, सो द फर्स्ट पॉलिसी इज टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का मतलब हुआ कि इंडियन कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट। सेकंड, द सेकंड पॉलिसी इज द जुरिस्डिक्शन, क्योंकि सेक्शन 13 भी तो है सीपीसी का, फॉरेन जजमेंट्स। हो सकता है कि भाई लैक ऑफ कॉम्पिटेंस हो। थर्ड पॉलिसी, दैट इज एक्सेस टू जस्टिस, दैट इज interim remedies must remain open। अब इसका जो मैंने आपको बताया कि जुरिस्डिक्शन हो सकता है और इंडियन रेमेडीज जो है वो पार्टीज के लिए ओपन रहनी चाहिए, देन दी इन्फोर्समेंट का भी तो एक हो सकता है, बट इन्फोर्समेंट को मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि फॉरेन जजमेंट भी जो होते हैं अगर वो सेक्शन 13 के किसी भी ग्राउंड में फॉल नहीं करते हैं, लाइक जुरिस्डिक्शन नहीं था कोर्ट के पास या फिर फ्रॉड के थ्रू डिग्री ली गई है, सो वो भी जो जजमेंट फॉरेन जजमेंट होते हैं अगर वो डिसाइड हो जाते हैं, तो वो भी तो सेक्शन 44A के उसमें तो एग्जीक्यूट हो सकती है उसकी डिग्री। सो इन्फोर्समेंट का मैं पॉइंट नहीं उठाऊंगा यहाँ पे, वरना वो एक थोड़ा गलत हो जाएगा। फिर एक पॉइंट ये हो सकता है इस पे, दैट इज अब्यूज प्रिवेंशन। अब्यूज प्रिवेंशन का मतलब ये हुआ कि पार्टीज फॉरेन कोर्ट में सूट फाइल करके जो है इंडियन कोर्ट में अगर एक सूट फाइल हो गया है, तो वो ये प्ली नहीं ले सकती हैं कि इस पे रस्ट सब जुडिस लगेगा, क्योंकि हम टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को जब मान रहे हैं, तो भाई तुम जो है फॉरेन कोर्ट में एक सूट फाइल करके जो कि पेंडिंग है,
तुम सामने वाली पार्टी को फोरम शॉपिंग से नहीं रोक सकते हो। दैट इज अब्यूज प्रिवेंशन फ्रॉम द पार्टी टू स्टॉप forum shopping. And the last is the rule of comity. The rule of comity, that is the Indian law, it recognizes the comity of nation. Now the meaning of comity is voluntary या फिर voluntary respect. So हम ये तो voluntary respect करते हैं फॉरेन कोर्ट्स की, बट हम कंपल्शन नहीं कर सकते, यानी कि हम पे कंपल्शन नहीं किया जा सकता है। सो दैट इज द रूल ऑफ कॉमिटी। सो इसका मतलब ये हुआ कि रूल ऑफ कॉमिटी डज नॉट मीन दैट द इंडियन कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू दैट कोर्ट। सो हम ये कह रहे हैं कि हम फॉरेन कोर्ट की रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं, बट हम उसके सबऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स और दीज आर द पॉलिसी और लेजिस्लेटिव इंटेंट दैट why the foreign courts are precluded for the Indian courts फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस सब जुडिस। की फॉरेन कोर्ट में अगर कोई सूट पेंडिंग है तो उस केस में इंडियन कोर्ट जो है बाउंड नहीं होगी। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स की रेस सब जुडिस क्यों नहीं लगेगा इंडियन कोर्ट्स पे अगर एक कोई भी सूट जो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है। सो इसी के साथ हमारा जो बेसिक्स ऑफ रेस सब जुडिस है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, हो सके तो आप हमारा जो है सेक्शन 11 रसूली काटा को भी देखिए, वो भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। प्लस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और प्लीज़ कमेंट करिए, क्योंकि हमें कमेंट जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें आइडिया आता है कि हमें क्या नया इनोवेटिव लेके आना चाहिए, ताकि जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट्स लेके आए तो हमारा भी इससे नॉलेज बढ़े, प्लस हम आपको कुछ उसके साथ नया बता सकें, जिससे हमें भी कुछ नया जानने को मिले। सो प्लीज़ बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं अपने लेक्चर्स पे। सो इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा अलविदा लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तब तक के लिए टेक केयर।